Tribunal means the industrial tribunal under Industrial Dispute Act under section 7 subsection A and includes the industrial tribunal consisted before the 10th day of March 1957 under this act, section 2 subsection R. Okay, section 2 subsection R में हमें ये इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल के बारे में पता चलता है, जिसके बारे में आपके सेक्शंस अवेलेबल है। ओके, अब इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल का कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? दैट द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट may by notification in official gazette constitute one or more industrial tribunal for the adjudication, ठीक है, of the industrial dispute relating to any matter whether specified in a second schedule or third schedule or performing the other functions as may be assigned to them. Means ये ट्राइब्यूनल रखा इसके लिए गया, हमने कल भी देखा था, जहां पे 100 या 100 से कम वर्कर हैं, वहां पे आपका कोई भी ट्राइब्यूनल जिस हिसाब से आपका परफॉर्म कर रहा था, वहां पे आपका ट्राइब्यूनल नहीं जाके लेबर कोर्ट में आप उसमें करते हैं। ओके, और यहाँ पर जब आप ट्राइब्यूनल की बात कर रहे हैं तो वहां पे 100 या 100 से ऊपर जो भी हमारे वर्कर हैं वो चलते हैं। व्हाट माय पॉइंट? तो ऐसे में आपका सारा ट्राइब्यूनल के बारे में जो लिखा हुआ है ये आपका आता है इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल। व्हाट माय पॉइंट? अब उसके बाद आगे चलते हैं। द ट्राइब्यूनल कंसिस्ट ऑफ वन पर्सन ओनली टू बी अपॉइंटेड बाय द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। एक ही आदमी रहेगा जिसको अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया रहेगा बाय नोटिफिकेशन इन ऑफिशियल गैजेट, उसको आप बोलते हैं ट्राइब्यूनल। ओके, अब क्वालिफिकेशन, जो ट्राइब्यूनल के जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होते हैं उनकी क्वालिफिकेशन क्या है? अ पर्सन कैन नॉट बी अपॉइंटेड एज अ प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ ट्राइब्यूनल। यहाँ पे प्रिसाइडिंग ऑफिसर मीन्स दैट द ऑफिसर who are heading the bench of tribunal. Okay, the officer who are heading the bench of tribunal is known as presiding officer. Same who is the judge of tribunal court, उसको आप कहते हैं presiding officer. Got my point? उसको आप कहते हैं प्रिसाइडिंग ऑफिसर। अ पर्सन कैन नॉट बी अपॉइंटेड एज अ प्रिसाइडिंग ऑफिसर अनलेस ही इज और हैज बीन जज ऑफ द हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और इज क्वालिफाइड फॉर द अपॉइंटमेंट एज अ जज ऑफ हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। ओके, हाई कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज के बराबर उनका एक अपॉइंटमेंट का एक क्राइटेरिया होता है, या फिर ही हैज बीन डिस्ट्रिक्ट जज और एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज for at least 3 years. डिस्ट्रिक्ट जज होने का 3 साल का उनका एक्सपीरियंस होना चाहिए। The appropriate government is also authorized to appoint, if it thinks fits, 2 persons as an assessor to advise the tribunal in respect of the proceeding before it. 2 लोगों को वो अपॉइंट भी कर सकते हैं, जहां पे वो एक डिसाइड कर सकते हैं जो हेल्प करें इस प्रिसाइडिंग ऑफिसर की। Got my point? In a state of Maharashtra, in addition to the above, a person will also be qualified for appointment. He has for not less than 5 years of presiding officer in labor court. He hold law degree of Indian University or held an office not lower than a rank of assistant commissioner of labor court. It is the same जो हमने लेबर लॉ में देखा था और दैट लेबर कोड के कॉन्स्टिट्यूशन में देखा था। ओके, लेबर कोड के कॉन्स्टिट्यूशन में भी आपका यही था कि जहां पर आपको, अगर आप लॉ ऑफिसर हैं तो, या आप लेबर कमिश्नर या असिस्टेंट लेबर कमिश्नर होने चाहिए, ठीक है, जहां पे आपको 10 साल का एक्सपीरियंस हो। क्योंकि लेबर कमिश्नर जी भी मैंने आपको कल बताया था कि लेबर कमिश्नर
प्राइमा फेसी केस उसी के पास जाएगा, डिस्प्यूट उसी के पास जाएगा। अगर वर्क कमेटी से मैटर सॉल्व नहीं हुआ और बाकी चीजों से मैटर सॉल्व नहीं हुआ तो ये मैटर लेबर कमिश्नर के पास जाता है फॉर सेटलमेंट, क्योंकि वर्क कमेटी, कंसिलिएशन ऑफिसर, कोर्ट ऑफ इंक्वायरी या कंसिलिएशन बोर्ड, इनका काम है टू फाइंड आउट द वे ऑफ सॉल्यूशन of dispute which is created. However, if they fail to settle the same, in that situation ये मैटर लेबर कमिश्नर के पास जाएगा और लेबर कमिश्नर के पास जाने के बाद लेबर कमिश्नर भी उसको एडजुडिकेट करता है। वहां पे एडजुडिकेशन के बाद अगर लेबर कमिश्नर भी आप लोगों को सेटिस्फाइड नहीं कर पाता, दैट इज द पार्टीज टू द डिस्प्यूट, ऐसे कंडीशन में आपका ये मैटर रेफर करता है लेबर कमिश्नर टू द लेबर कोर्ट और कंसर्न कोर्ट। गॉट माय पॉइंट? चलिए, तो इसीलिए लेबर कमिश्नर को भी 10 साल का एक्सपीरियंस चाहिए टू एडजुडिकेट द रिलेटेड मैटर, तब वो इंडस्ट्रियल कोर्ट के प्रिसाइडिंग ऑफिसर के लिए एलिजिबल हो सकता है। ओके, डिस्क्वालिफिकेशन सेक्शन 7C provides inter alia that no person can be appointed or otherwise to continue office of the presiding officer of a tribunal if he is not an independent person। अगर वो कहीं बायस दिखता है, बायस कैसे होता है, कई बार हो जाता है दोनों पार्टीज के थ्रू, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था इट्स अ क्वासी जुडिशियल प्रोसीडिंग, तो देयर आर इजिली चांसेस, या कई बार आप कहीं ना कहीं किसी ना किसी से कनेक्टेड रहते हैं, तो देयर आर इजिली चांसेस कि कुछ चीजें चेंज हो सके, आप इन्फ्लुएंस में आ सके। ठीक है, तो अगर ये बात पता चलती है तो आपको इमीडिएटली आपके टर्म से रिलीज कर दिया जाता है, डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे आप। या फिर इफ ही अटेन्स द एज ऑफ 65 ईयर्स, जो उसकी रिटायरमेंट एज कहलाती है। ड्यूटीज ऑफ ट्राइब्यूनल में, ड्यूटीज ऑफ ट्राइब्यूनल में सबसे पहली ड्यूटी टू एडजुडिकेट the matter, ठीक है, to adjudicate the matter, that inter alia means in the connection, inter alia with the connection, ठीक है। तो यहाँ पे जब आपकी ये सारी चीजें चलती हैं, जहां पे उसको वर्क करना है, तो वर्क करने के लिए उसको एडजुडिकेट करना है। एडजुडिकेट के लिए क्या करना है? एडजुडिकेट के लिए आपको ये करना है कि जो भी हेयरिंग उसके सामने आ रही है उसको एज अ कोर्ट प्रोसीडिंग चलानी है। समन इशू कर सकता है, किसी को बुला सकता है, अपने कोर्ट के सामने डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करने के लिए बोल सकता है। मीन्स विच इज द बेटर वन टू गेट द जस्टिस, टू प्रोवाइड द जस्टिस, वो सारे काम इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल करता है। दो इट इज अ क्वासी जुडिशियल बॉडी, बट इसके पावर सेम एज अ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट अंडर सीपीसी होते हैं। Got my point? चलिए, under section 10 of the appropriate government may make a written order reference to a industrial dispute to refer any matter appearing to be connected with or relevant to any matter specified in a second schedule or third schedule। इसके अकॉर्डिंग आपके पूरे के पूरे मैटर को रेफर कर दिया जाता है। किसके पास किया जाता है? आपके जो भी ये नए डिस्प्यूट आ रहे हैं। और डिस्प्यूट कैसे इंडस्ट्रियल कोर्ट के पास पहुंचते हैं? जिस एजेंसी में, जिस फॉर्मेशन में या जिस इंडस्ट्री में वर्कर मोर देन 100 होते हैं। अगर मोर देन 100 वर्कर आ रहे हैं तो आपका डिस्प्यूट रेफर कर दिया जाता है टू इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल, और इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल उसका एडजुडिकेशन करता है और मैटर को रिजॉल्व करता है। बट माय पॉइंट, अब सेकेंड शेड्यूल और थर्ड शेड्यूल जो मैटर्स आते हैं जो इंडस्ट्रियल कोर्ट को रेफर किए जाते हैं, तो सेकेंड शेड्यूल में कौन कौन से मैटर्स हैं? दैट द प्रोप्राइटरी और लीगलिटी ऑफ अ ऑर्डर पास बाय द एम्प्लॉयर अंडर स्टैंडिंग ऑर्डर, जो हमने लेबर कोर्ट में देखा है वही चीज यहाँ पर है। द एप्लीकेशन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ द स्टैंडिंग ऑर्डर,
same as a labor code. Discharge or dismiss, including reinstatement or grant of relief, same. Withdrawal of any customary, illegal or otherwise strike or lockdown, all matters other than specified in third schedule. Third schedule क्या है? Wages including period and mode of payment, compensatory other allowance, hours of work, rest intervals, leave with wages, holidays, bonus, shift, providing the profit sharing, provident fund, gratuity, rules, discipline, ये सारे मैटर्स आपके थर्ड शेड्यूल में आते हैं. ओके, और ये थर्ड शेड्यूल में ये सारे मैटर्स को एडजुडिकेट करने का पावर हमने दैट बाय नोटिफिकेशन ऑफ ऑफिशियल गैजेट स्टेट गवर्नमेंट ने दिया. गॉट माय पॉइंट? चलिए, पावर एंड प्रोसीजर. पावर और प्रोसीजर क्या है? The provision related to the power and procedure of the industrial tribunal are same as that of Board of Conciliation, with the additional provision discussed in relation to the Court of Inquiry. Court of Inquiry का भी same power of position है, but खाली एक फर्क है कि Court of Inquiry अवार्ड पास नहीं करता, लेबर कोर्ट और इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल अवार्ड पास करते हैं. सिर्फ इतना ही फर्क है इन अथॉरिटीज में. वो बाकी अथॉरिटीज जितनी है, आपकी कंसिलिएशन ऑफिसर, वर्क कमेटी, कंसिलिएशन बोर्ड और कोर्ट ऑफ इंक्वायरी, ये आपका सेटलमेंट चाहते हैं, ये अवार्ड पास नहीं करते. लेकिन यहाँ पर ये आपका अवार्ड पास करते हैं, चाहे वो लेबर कोर्ट हो, चाहे वो आपका इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल. और जब आप इसकी स्टडी करेंगे तो ये दोनों सेम ही है. फर्क सिर्फ एक चीज का है, लेबर कोर्ट में 100 या कम एम्प्लॉय होते हैं तो वो इंडस्ट्री जाती है या उसके एम्प्लॉय जाते हैं, और इंडस्ट्रियल कोर्ट में जब 100 या मोर देन 100 वर्कर हैं तो आप जाते हैं इंडस्ट्रियल कोर्ट में. यही बेसिक है. बाकी लेबर कोर्ट और आपका दैट इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल बोथ आर सेम. गॉट माय पॉइंट? नेशनल ट्राइब्यूनल सेक्शन 2 सबसेक्शन II या 11 defines as national tribunals as the tribunal consisted under section 7 subsection B constitution the central government by notification in official gazette constitute one or more national tribunal. एक्चुअल में एक ही होता है, लेकिन कई बार जब एडजुडिकेशन बढ़ जाता है, कई बार जब डिस्प्यूट ज्यादा हो जाते हैं, तो उसके लिए आपको ये एडजुडिकेशन के लिए जब आपके पास नंबर ऑफ जजेस कम पड़ने लगते हैं, तो ऐसे में आपका ट्राइब्यूनल एक या एक से ज्यादा भी कर सकती है सेंट्रल गवर्नमेंट. क्योंकि ये नेशनल ट्राइब्यूनल है तो इसमें स्टेट गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं होता, इसमें पूरा रोल आपका सेंट्रल गवर्नमेंट का होगा. गॉट माय पॉइंट? सेंट्रल गवर्नमेंट के आधार पर सेंट्रल गवर्नमेंट इसका कॉन्स्टिट्यूशन करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट इसको अपॉइंट करती है और सेंट्रल गवर्नमेंट इसका फॉर्मेशन करती है. ठीक है, तो वन और मोर नेशनल ट्राइब्यूनल हो सकते हैं बाय नोटिफिकेशन इन ऑफिशियल गैजेट. ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफिशियल गैजेट होने के बाद इसका सेम कॉन्स्टिट्यूशन इसका सेम है जो आपका इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल का है. फर्क सिर्फ इतना है कि यहाँ पर आप नेशनल लेवल पे जाते हैं. मतलब अगर आप हायरार्की ऑफ द कोर्ट समझ लीजिए, वर्क कमेटी, कंसिलिएशन ऑफिसर, कंसिलिएशन बोर्ड और कोर्ट ऑफ इंक्वायरी, ये चारों एक लेवल पे हैं. ठीक है, इनके काम करने का तरीका एक है. एक इंडस्ट्री में इन चार में से एक होगा. उसके बाद अगर वर्कर 100 या उसके ऊपर हैं तो आप जाते हैं ट्राइब्यूनल में, दैट इज इंडस्ट्रियल कोर्ट या इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल. अगर आप वहां पे भी सेटिस्फाइड नहीं हो पा रहे हैं तो आप आते हैं नेशनल ट्राइब्यूनल. ओके, जो फाइनल अथॉरिटी होती है. इसके ड्यूटीज, पावर, फंक्शन, अवार्ड सब सेम है एज अ इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल. सिर्फ फर्क इतना है कि इट इज अ अपीलेट अथॉरिटी.
गॉट माय पॉइंट? उसको अपील सुनने का पावर आपने दिया हुआ है। अब उसके बाद हम आते हैं नोटिस ऑफ चेंज, चैप्टर नंबर 6। नोटिस ऑफ चेंज मीन्स कोई भी स्टैंडिंग ऑर्डर अगर आपने किया हुआ है या आपने वर्कर को अपॉइंट किया हुआ है अपने यहाँ, वर्कर को अपॉइंट करने के बाद उसकी वर्किंग कंडीशन को चेंज करना होगा, उसके किसी पेमेंट को चेंज करना होगा, या कोई भी आप मतलब जो उसकी वर्किंग आवर्स है, वर्किंग कंडीशन है, या टाइप्स ऑफ वर्क है जो उसको आपने दिया हुआ है, या एनीथिंग अगर आप चेंज करते हैं तो उसके लिए एम्प्लॉयर को नोटिस देनी पड़ती है। बिफोर नोटिसिंग आप कुछ नहीं कर सकते। दो यू आर द ओनर ऑफ द फैक्ट्री, दो यू आर हैविंग द 100% शेयर ऑफ योर इंडस्ट्री, then too you are not having an absolute right in a manner of laborers or their workers. उसके लिए आपको नोटिस ऑफ चेंज 21 डेज बिफोर देना पड़ता है कि आज से 21 दिन बाद मैं आपकी ये वर्किंग कंडीशन बदलने जा रहा हूं। किसी को कोई ऑब्जेक्शन है तो आइए सेटल करिए। तो चाहे वर्कर अकेला या फिर उसकी यूनियन के साथ वो वहां पर जाता है, नेगोशिएशन करता है, बातचीत होती है, सेम प्रोसीजर जो हमने इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट के लिए देखा। बट माय पॉइंट, तो सेक्शन 9A required employer to give a notice of a change before effecting any charge any change in a condition of service of workmen under certain circumstances and in respect of certain matters. It is provided that no employer whose purpose to effect any change in a condition of service applicable to any workman in respect of any matter specified in 4th schedule can be effect such change can be effect such change unless the following two requirement complied. दो requirement उनको comply करना जरूरी है। कौन कौन सा? He must give to workmen likely to be affected by any such change a notice in the prescribed manner of the nature of the change purpose to be affected. Notice देना जरूरी है। क्या आप चेंज करना चाहते हैं, क्या आपकी डिजायर है, क्या आपका प्रपोजल है, या क्या आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने आपस में डिसाइड किया हुआ है। He can put the change into effect only 21 days after the publication of such notice. अगर आप उस नोटिस को पब्लिश कर रहे हैं तो वो पब्लिकेशन के 27 डेज का आपको 21 डेज का आपको वेट करना पड़ेगा। 21 डेज पूरा होते ही आप इस नोटिस को, जो नोटिस ऑफ चेंज आपने दिया है, आप इसको इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं। However, no notice of change is required in certain cases which are separately discussed in this chapter when the notice is not required. नोटिस कब कब रिक्वायर्ड नहीं रहती है? मान लेते हैं कोर्ट ने कुछ ऑर्डर दे दिया, मैटर बिफोर एडजुडिकेशन पड़ा हुआ है, मैंने बीइंग एज एन एम्प्लॉयर टर्म्स ऑफ सर्विस चेंज किया, लेबर से मेरी बात नहीं बनी, हमने पूरा प्रोसीजर फॉलो किया, हम कंसिलिएशन ऑफिसर के पास गए, हम ट्राइब्यूनल चले गए, ट्राइब्यूनल कोर्ट ने अवार्ड पास कर दिया कि जो मेरा प्रपोजल था उसको एक्सेप्ट कर लिया ट्राइब्यूनल ने। अब ऐसे में मेरे प्रपोजल को मुझे यहाँ पे लागू करने के लिए वापस नोटिस ऑफ चेंज देने की जरूरत नहीं है। रीजन बिहाइंड दैट, इट इज अप्रूव्ड बाय द अप्रोप्रिएट अथॉरिटी। अब मुझे चेंज नहीं देना। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? अब मुझे इसको चेंज नहीं देना है नोटिस ऑफ चेंज के लिए, क्योंकि ऑलरेडी जो मैंने प्रपोज किया था, जिसपे डिस्प्यूट क्रिएट हुआ, जिसको आप एडजुडिकेशन के लिए लेके गए और उस एडजुडिकेशन में कोर्ट ने उसको अप्रूव कर दिया, तो वापस मुझे नोटिस ऑफ चेंज नहीं देना है। मेरी उस बात को कोर्ट ने मान लिया, मैं उसी को कंटिन्यू कर दूंगा विदाउट गिविंग एनी प्रायर नोटिस। It is to be noted that both the condition required for making the change are mandatory. जो हमने ऊपर जो डिस्कशन किया कि नोटिस ऑफ चेंज अगर आपको करना है तो उस नोटिस में आपको पूरा लिखना पड़ेगा विद डिस्क्रिप्शन
कि क्या आप चेंज करना चाहते हैं, और 21 डेज का आपको टाइम देना पड़ेगा आफ्टर द डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ नोटिस। ठीक है, the object of the above provision is to enable the workman to have sufficient time after notice to show cause against the proposed change। means यहाँ पर वर्कर को एक सफिशिएंट टाइम आपको देना है, सफिशिएंट टाइम देने के बाद आप उस वर्कर से या उसके नोटिस ऑफ चेंज से जो उसके कंडीशन पे फर्क आएगा उसको डिस्कस करने का टाइम मिलता है। यहाँ पे इंग्लिश केस लॉ को आप हटाकर सीधे सीधे आइए आप इंडियन केस लॉ। इन इंडियन ऑक्सीजन लिमिटेड वर्सेस उदयनाथ सिंह, मिला आपको? ठीक है, CA 724 of 1966, the Supreme Court held that the question of notice of change arises only if there is a condition of service which is changed। अगर कंडीशन ऑफ सर्विस को आप चेंज करवाते हैं तो आपको नोटिस ऑफ चेंज देना जरूरी है, बिकॉज जो वर्कर आपके कंडीशन पे काम कर रहे हैं कहीं ना कहीं आपके रूल बदलने से उनको इफेक्ट पड़ेगा, और उनको इफेक्ट पड़ेगा तो भाई उनको तो पता होना चाहिए ना। जैसे अभी आप लोग हैं, मैं अभी आपको बोलूं या प्रिंसिपल सर या एडमिन डिपार्टमेंट बोलता है अब आपके लेक्चर रात से शुरू होंगे, अब डे का कॉलेज नहीं होगा, तो ये आपको बताना जरूरी है, आपके ऑब्जेक्शन सुनना जरूरी है, और आपको टाइम देना जरूरी है। रीजन, हर आदमी वैसा अपना स्केड्यूल बनाएगा। ओके, इंडियन ऑक्सीजन लिमिटेड, इट्स अ नेम ऑफ कंपनी ओनली। ओके, तो इंडियन ऑक्सीजन लिमिटेड केस में सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया था कि आप कोई भी नोटिस देते हैं, अगर उसकी कंडीशन चेंज होती है तो नोटिस ऑफ चेंज देना जरूरी है। अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बदल रहा है, उसका वर्कर से कोई लेना देना नहीं, तो उसमें आपको नोटिस ऑफ चेंज की जरूरत नहीं है। अगर मैं अपनी इंडस्ट्री का रिकंस्ट्रक्शन कर रहा हूं, उसमें अगर कोई चीज चाहिए, ठीक है, तो उसके लिए आपको कोई भी चेंज का नोटिस देने की जरूरत नहीं है। ओके, matters in the fourth schedule, a notice of change required under section 9 subsection A when the employer seeks to change the condition of a service applicable to the workman in the respect of any matter specified in fourth schedule। The 11 matters जो fourth schedule में है, कौन कौन से हैं? wages including the period and mode of payment। यहाँ पर डिस्प्यूट की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर नोटिस ऑफ चेंज की बात हो रही है कि ये 11 मैटर्स के अलावा बाकी कोई भी मैटर्स हैं उसमें नोटिस ऑफ चेंज देने की एम्प्लॉयर को जरूरत नहीं है। ये 11 मैटर में अगर कुछ भी चेंज करना है तो एम्प्लॉयर को नोटिस ऑफ चेंज देना जरूरी है, एम्प्लॉयज को या उसकी कंसर्न यूनियन को। व्हाट माय पॉइंट? सो पहला है वेजेस इंक्लूडिंग द पीरियड्स एंड मोड ऑफ द पेमेंट, कंट्रीब्यूशन पेड और पेएबल टू एनी पीएफ। पीएफ के बारे में आपको मालूम है कि एम्प्लॉयर अपना कंट्रीब्यूशन करता है, वर्कमैन अपने पगार से कटवाता है पीएफ के बारे में। ठीक है, कंपेंसेटरी और अदर अलाउंसेस, हाउस और वर्क और रेस्ट इंटरवल्स, लीव विथ वेजेस, हॉलीडेज, स्टार्टिंग अल्टरनेशन और डिसकंटिन्यूएशन ऑफ अ शिफ्ट otherwise than in accordance with the standing order, classification by the grades, withdrawal of any customary concession, privilege or change in usages, introduction of new rule of discipline or alternation of existing rule except in so far as they are provided in standing order, rationalization, standardization and improvement of a plant or technique which is likely to lead to retrenchment of a workman। प्लांट यहाँ पे वो प्लांट है आपका, ये पौधे वाला प्लांट नहीं है, ठीक है। एंड एनी इंक्रीज और रिडक्शन other than a casual in the number of a persons employed or to be employed in any occasion or process of department or shift not occasioned by the circumstances। ये सारी चीजें आपकी इसमें आती हैं। इसके अलावा कोई भी मैटर आपका नोटिस ऑफ चेंज में नहीं आता।
एक बार जरा ये 11 पॉइंट आप भी रीड करिए और उसके बाद आपको अपने आप समझ में आता है इन 11 पॉइंट को रिपीट करने के बाद कि क्या है नोटिस ऑफ चेंज, क्यों देना पड़ता है। देखिए पॉइंट नंबर 8 की जैसे हम बात करें, विड्रॉल ऑफ एनी कस्टमरी कंसेशन, प्रिविलेज और चेंज इन यूसेजेस। कल मैंने आपको लेबर कोड के बारे में भी बताया था, जब लेबर में हम डिस्कस कर रहे थे तब भी ये चीज आई थी सामने कि जैसे मान लेते हैं हमारी कंपनी चल रही है और वहां पर हमने ये रखा हुआ है कि जब रमजान आते हैं तो वहां पे दिन की शिफ्टिंग आवर्स मुस्लिम वर्कर के लिए हम बंद कर देते हैं। ये कस्टमरी प्रोविजन चला आ रहा है, यूसेजेस चला आ रहा है। यूसेजेस और कस्टम आपको मालूम है अनकोडिफाइड लॉ होते हैं जिसको आप फॉलो करते चले आ रहे हैं, और अगर 3 जनरेशन तक ये फॉलो हो गया तो वो आपका कस्टम और यूसेजेस बन जाता है कंटिन्यू, ठीक है। लेकिन अगर अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर चेंज हुआ, उनको लगता है नहीं अगर मैं पैसे दे रहा हूं तो मुझे काम चाहिए, ऐसे कंडीशन में आपका ये चेंज करना, उसके लिए भी नोटिस ऑफ चेंज करना देना जरूरी है। यही वो है वो इंट्रोडक्शन, दैट इज अ विड्रॉल ऑफ एनी कंसेशन, कस्टमरी कंसेशन, प्रिविलेजेस और चेंज इन यूसेजेस। जो कंपनी में चलता चला आ रहा था कि सुबह सुबह आने के बाद वर्कर को 2 अंडे उबले हुए मिलते थे, वो मैंने चेंज कर दिया। पर वो चेंज करने के पहले मुझे आपको इंफॉर्मेशन देना जरूरी है। तो दैट इज द चेंज इन कस्टमरी यूसेज। व्हेन द नोटिस इज नॉट रिक्वायर्ड, अभी तक हमने देखा कि नोटिस ऑफ चेंज के लिए नोटिस रिक्वायर क्यों है, वो 11 पॉइंट हमने देखे। अब देखना है कि कौन से मैटर्स में नोटिस रिक्वायर्ड नहीं है। उसके लिए 3 पॉइंट्स आपको दिए हैं। व्हेन द चेंज इज अफेक्टेड इन परसुएंस ऑफ एनी सेटलमेंट और अवॉर्ड, अगर कंसिलिएशन ऑफिसर के सामने आपका सेटलमेंट हो जाता है तो उस सेटलमेंट को अप्लाई करने के लिए नोटिस ऑफ चेंज की जरूरत नहीं है, बिकॉज आपको ऑलरेडी ये चीज पता है, राइट। इसी हिसाब से अगर कोई अवार्ड पास होता है इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल का, ऐसे में भी आपको नोटिस ऑफ चेंज देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यू आर द पार्टीज टू द डिस्प्यूट। आप उस प्रोसीडिंग के पार्ट रह चुके हैं और वैसे भी वो पब्लिश होगा, पब्लिकेशन में आएगा ही, और वो कोर्ट का मैटर है तो उसको अप्लाई करने के लिए मुझे फर्दर किसी ऑर्डर की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद वेयर वर्कमैन इज लाइकली टू बी इफेक्टेड बाय द चेंज आर पर्सन टू whom any following rule apply, that is the fundamental and supplementary rule, civil services classification, control and appeal, civil services temporary, revised leave rule, civil regularization, civilians in defense service और इंडियन रेलवे एस्टेब्लिशमेंट कोड। मींस एक चीज ये मानिए कि अगर ऊपर से लेजिस्लेशन ने कोई लॉ पास किया और उसकी वजह से आपकी सर्विस कंडीशन चेंज होती है, तो ऐसे में आपको नोटिस ऑफ चेंज देने की जरूरत नहीं पड़ती, बिकॉज ये एम्प्लॉयर की विल और विश नहीं है, ये आपको ऊपर से ऑर्डर पास होता है, ओके। और उसके बाद आता है पावर टू एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 9 सबसेक्शन बी। The appropriate government is the opinion that the application of provision for section 9A to any class of a workman employed in any industrial establishment would affect the employer in relation thereto so prejudicially that such application may cause serious repercussion in the industry concerned, and that public interest so required the appropriate government may by notification in official gazette declare कर देगी। मीन्स एग्जेम्पशन दे सकता है, अगर स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो ये नोटिस ऑफ चेंज के जितने पार्ट है उसमें वो एग्जेम्पशन आपको कंसर्न इंडस्ट्री को दे सकता है, ओके। अब उसके बाद आता है रेफरेंस ऑफ अ डिस्प्यूट टू बोर्ड, कोर्ट और ट्राइब्यूनल। ये हम अगले टॉपिक में, अगले चैप्टर में या अगले सेशन में देखेंगे। यहाँ पे अब आपका अथॉरिटी अंडर द एक्ट ये आपका कंप्लीट हो गया। रेफरेंस ऑफ डिस्प्यूट ये विल डिस्कस ऑन अ नेक्स्ट लेक्चर।